दोस्तों, जिंदगी में हम एक मंजिल तय करते हैं, उसे पाने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन अक्सर हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम जाना कहीं और चाहते थे और जिंदगी हमें किसी बिल्कुल ही अनजान रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? जरा अपने आसपास देखिए, आपको ऐसे कई काबिल लोग मिल जाएंगे जिनकी आंखों में कभी इंजीनियर या डॉक्टर बनने के सपने थे, मगर आज वो एक मामूली नौकरी करने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जिन्होंने मजबूरी में जीरो से शुरुआत की थी और आज वो करोड़ों के मालिक हैं। ये सब देखकर क्या आपके मन में भी एक सवाल नहीं उठता? क्या वाकई हालात ने उन्हें ऐसा बनाया, या फिर हमारी किस्मत, हमारी जिंदगी में घटने वाली हर एक घटना पहले से ही लिखी जा चुकी है? क्या हम वाकई आजाद हैं या हम किसी के इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं? इन्हीं गहरे रहस्यों से पर्दा उठाती है आज की ये कहानी, जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। कहानी न्यूयॉर्क की सड़कों से शुरू होती है, जहां इलेक्शन की गहमागहमी जोरों पर थी। एक नौजवान और डैशिंग लीडर कांग्रेसमैन डेविड नॉरिस इस बार यूनाइटेड स्टेट सीनेट के इलेक्शन में खड़ा था। डेविड अब तक का सबसे यंग कैंडिडेट था, लेकिन अपनी ईमानदारी और बेबाक अंदाज की वजह से वो जनता का चहेता बन चुका था। ओपिनियन पोल्स में वो सबसे आगे था और उसकी जीत लगभग पक्की मानी जा रही थी। इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले जब डेविड ने मीडिया के सामने अपनी स्पीच दी तो पब्लिक का जोश देखने लायक था। तालियों की गड़गड़ाहट बता रही थी कि लोगों ने अपना नेता चुन लिया है। लेकिन इसी जश्न के बीच भीड़ में खड़ा एक अजनबी शख्स डेविड को किसी शिकार की तरह घूर रहा था। उसकी ठंडी नजरें बता रही थीं कि डेविड की कामयाबी के बीच में कोई बहुत बड़ा जाल बिछाया जा चुका है। उसी रात डेविड के जिंदगी में एक भूचाल आया। अचानक मीडिया में उसके कॉलेज के दिनों की एक कंट्रोवर्शियल फोटो लीक हो गई, जिसमें डेविड ने एक प्रैंक के चलते पब्लिक में अपनी पैंट उतार दी थी। बचपन की उस एक गलती ने इलेक्शन की पूरी बाजी पलट दी। ओपोजिशन ने भी इसको पूरी तरह से भुनाया और बहती गंगा में हाथ धोया। पुरानी बातें उखाड़नी शुरू कर दी कि कैसे करियर की शुरुआत में डेविड ने एक लड़के के साथ मारपीट की थी। इन खबरों का असर यह हुआ कि जनता को अब डेविड एक इमेच्योर और बचकाना लगने लगा। उन्हें लगा कि देश चलाने के लिए किसी मैच्योर और एक्सपीरियंस्ड नेता की जरूरत है। देखते ही देखते जो भीड़ कल तक डेविड के नाम के नारे लगा रही थी, रातों रात उसके खिलाफ हो गई। अगले दिन जब नतीजे आए, वही हुआ जिसका डर था। डेविड इलेक्शन हार गया। हताशा और टूटा हुआ डेविड एक होटल में पहुंचा, जहां कुछ समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था। डेविड को अपनी हार कबूल करने वाली कंसेशन स्पीच देनी थी। वो बाथरूम में आकर प्रैक्टिस करने लगा। उसने तय कर लिया था कि अब वो पॉलिटिक्स को छोड़ देगा। आईने के सामने खड़ा होकर वो अपने उदास चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक टॉयलेट का दरवाजा खुला और वहां से एक बेहद खूबसूरत लड़की हाथों में शैंपेन की बोतल लिए बाहर निकली। एक पल के लिए डेविड का सारा गम हवा हो गया। वो बस उसे देखता रह गया। फिर उसने हैरानी से पूछा, तुम मेंस टॉयलेट में क्या कर रही हो? उस लड़की का नाम एलिस था। उसने बताया कि वो इस होटल में चल रही एक शादी में बिन बुलाए घुस गई थी, मगर सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर उस पर पड़ गई। उन्हीं से बचने के लिए वो यहां छिपी है। डेविड हंस दिया। एलिस का वो बेफिक्र और बिंदास अंदाज देखकर डेविड को अपने पुराने दिन याद आ गए। दोनों के बीच बातें शुरू हुई। एलिस ने पहचान लिया कि डेविड ही वही पॉलिटिशियन है जिसकी हाल में ही बदनामी हुई है, लेकिन बाकी दुनिया की तरह उसने डेविड को जज नहीं किया, बल्कि उसने डेविड के स्कैंडल को एक मामूली बात बताकर टाल दिया। उसने डेविड की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम जैसे यंग और ऑनेस्ट लीडर के लिए ही यह देश बना है, ना कि उन बनावटी और करप्ट बुढ़े नेताओं के लिए। एलिस की बातों में वो सच्चाई थी जो डेविड को किसी और में नहीं दिखी। उस छोटे से पल में दो अजनबियों के बीच एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उन्होंने एक दूसरे को किस कर लिया। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और डेविड का दोस्त चार्ली वहां धमका। चार्ली डेविड का कैंपेन मैनेजर भी था, जो उसे स्पीच देने के लिए बुलाने आया था। एलिस उसे देखकर एकदम से हड़बड़ा गई और वहां से निकल भागी, लेकिन बाहर निकलते ही सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे पड़ गए। डेविड ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर जल्दबाजी में वो वहां से चली गई। भले ही वो मुलाकात चंद पलों की थी,
लेकिन उस अजनबी लड़की ने डेविड के अंदर एक नई जान फूंक दी थी। उसे एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिल गया था जो उसने बरसों से महसूस नहीं किया था। जब डेविड मीडिया के सामने आया तो उसने अपनी रटी रटाई पॉलिटिकल स्पीच छोड़कर एक सच्चे लीडर की तरह अपना दिल खोल कर रख दिया। उसने बताया कि कैसे उसका बचपन ब्रुकलिन की तंग गलियों में बीता। 10 साल की उम्र में उसने अपनी मां और अपने भाई को खो दिया और हाई स्कूल तक आते आते उसके पिता भी नहीं रहे। उसने कहा, मैं इतनी मुश्किलों से लड़कर यहां तक पहुंचा हूं। मैं तब नहीं हारा था तो आज कैसे हार मान लूं। डेविड की आवाज में वो सच्चाई थी जिसने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दी। उस रात डेविड इलेक्शन जरूर हार गया था, लेकिन उसने लोगों के दिल हमेशा के लिए जीत लिए थे। अब उसे अगले चुनाव के लिए सबसे मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा था। डेविड खुश था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अफसोस था कि जल्दबाजी में वो एलिस का नंबर लेना भूल गया। उसे लगा कि वो रहस्यमय लड़की जो उसकी जिंदगी में हवा की झोंकी की तरह आई थी, शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगी। कहानी आगे बढ़ी। डेविड इन दिनों अपने दोस्त और कैंपेन मैनेजर चार्ली की कंपनी में बतौर पार्टनर काम कर रहा था। उस सुबह जब डेविड सोकर भी नहीं उठा था, उसी वक्त उसके अपार्टमेंट के ठीक सामने पार्क में वही रहस्यमय आदमी बैठा दिखाई दिया जो इलेक्शन के एक दिन पहले भीड़ में नजर आया था। उसका नाम था हैरी। वो आज भी वही ठंडी मुस्कान लिए डेविड के अपार्टमेंट को घूर रहा था। इतने में रिचर्डसन नाम का एक आदमी वहां आया। उसने भी हैरी की तरह ओवरकोट और हैट पहनी हुई थी। उसने हैरी से एक अजीब सी बात कही, प्लान याद है ना? डेविड ठीक 7:05 पर बस पकड़ने के लिए यहां आएगा। उसकी शर्ट पे कॉफी गिरेगी। वो शर्ट चेंज करने अपने रूम पर जाएगा और उसकी बस मिस हो जाएगी। हैरी ने खामोशी से हामी भरी और रिचर्डसन वहां से चला गया। हैरी पार्क की बेंच पर डेविड का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद डेविड वहां आया। उसके हाथ में कॉफी का कप था। वो हैरी के सामने से गुजरा। उसने बस पकड़ी और ऑफिस के लिए निकल भी गया, मगर हैरी अपनी जगह पर ही जमा हुआ था। दरअसल बैठे बैठे उसकी आंख लग गई थी। अगले ही पल वो हड़बड़ा कर जागा। उसने समय देखा, 7:07 हो चुके थे। उसे डेविड की शर्ट पे कॉफी गिरानी थी, मगर उससे चूक हो गई थी। हैरी अपनी पूरी तेजी से भागता हुआ बस का पीछा करने लगा। उधर बस के अंदर डेविड अपने लिए सीट ढूंढ रहा था कि तभी उसकी नजर पिछली सीट पर गई और वो हैरान रह गया। वहां एलिस बैठी थी जो खिड़की से सिर टिकाकर झपकी ले रही थी। डेविड के चेहरे पर मुस्कान आ गई। किस्मत ने उसे दोबारा मिला दिया था। एलिस भी डेविड को देखकर बहुत खुश हो गई। दोनों के बीच फिर से बात शुरू हुई और इस छोटे से सफर में दोनों ने एक दूसरे के दिल में अपनी जगह बना ली। तभी बस एक सिग्नल पर रुकी। पीछे से हैरी हाफता हुआ बस के करीब पहुंच गया। उसने दूर से ही अपने हाथ से एक इशारा किया और उसी पल अंदर डेविड के हाथ से कॉफी का कप उछल गया, मगर कॉफी उस पर नहीं बल्कि एलिस पर गिरी। हैरी का हर वार खाली गया। वह भी ये देख ही रहा था कि तभी एक तेज रफ्तार टैक्सी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हैरी उछलकर दूर जा गिरा। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि कोई आम इंसान होता तो मर जाता, लेकिन हैरी को खरोच तक नहीं आई। वो झटपट खड़ा हुआ। उसने अपनी डायरी उठाई जो देखने में तो कागज की थी, लेकिन किसी डिजिटल स्क्रीन की तरह काम कर रही थी। उसमें एक नक्शा था और डेविड की लाइव लोकेशन दिख रही थी। नक्शे में आगे एक रेड जोन था और डेविड तेजी से उसी तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर हैरी की बेचैनी बढ़ गई क्योंकि उनका प्लान फेल होता नजर आ रहा था। उधर डेविड ने मौके का फायदा उठाकर एलिस का नंबर ले लिया था। एलिस अपने स्टॉप पर उतर गई और डेविड मन ही मन अपनी किस्मत पर मुस्कुराता हुआ अपने ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में आज कुछ अजीब हो रहा था। सारे के सारे कर्मचारी स्टैचू की तरह अपनी जगह पर जमे हुए थे, पर डेविड को मीटिंग के लिए देर हो रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया और सीधा मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला, अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर उनके सारे कलीग्स, यहां तक कि उसका दोस्त चार्ली भी किसी मूर्ति की तरह स्थिर थे और उनके बीच खड़े थे काले सूट पहने कुछ रहस्यमयी लोग। एक अजीब सी मशीन से चार्ली के दिमाग को स्कैन कर रहे थे। डेविड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो घबराकर चिल्लाया, आखिर यहां क्या चल रहा है? तभी अंदर मौजूद रिचर्डसन ने उसे देख लिया। रिचर्डसन की चिंता बढ़ गई। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया, पकड़ो इसे, ये यहां से बचकर नहीं जाना चाहिए।
डेविड जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागा, लेकिन वो जिस भी दरवाजे से गुजरता, रिचर्डसन किसी भूत की तरह उसके सामने प्रकट हो जाता। ऐसा लग रहा था जैसे इस बिल्डिंग की हर दीवार, हर दरवाजा इन लोगों के इशारों पर नाच रहा हो। हाँफते हुए डेविड ने खुद को चार्ली के केबिन में लॉक कर लिया, लेकिन रिचर्डसन और उसके आदमी वहां भी घुस आए और उसे दबोच लिया। इससे पहले कि डेविड कुछ कर पाता, उसके पहले हैरी ने पीछे से आकर उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और डेविड की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ समय बाद जब डेविड होश में आया, उसने खुद को एक सुनसान वेयरहाउस में बीचों बीच पाया। रिचर्डसन और उसके आदमी उसे घेरे हुए थे। वे लोग आपस में डेविड के दिमाग को रीसेट करने की बात कर रहे थे, यानी उसकी यादें मिटाने की। तभी वहां एक और शख्स दाखिल हुआ। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो रिचर्डसन का भी सीनियर ऑफिसर है। उसने आते ही साफ लफ्जों में कहा, हम इसे रीसेट नहीं कर सकते। चेयरमैन हमें इसकी इजाजत नहीं देंगे। यह गलती तुम्हारी है रिचर्डसन, तो इसे हैंडल भी तुम्हें ही करना होगा। यह सुनकर डेविड के सब्र का बांध टूट गया। उसका डर अब गुस्से में बदल चुका था। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर पूछा, आखिर तुम लोग हो कौन और ये सब क्या चल रहा है? रिचर्डसन उसके पास आया और बड़े ही इत्मीनान से जवाब दिया, हम वो लोग हैं जो तय करते हैं कि दुनिया एक प्लान के मुताबिक चलती रहे। हम हैं द एडजस्टमेंट ब्यूरो। रिचर्डसन को बातों में उलझा देख डेविड वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर रिचर्डसन ने अपने हाथ के एक इशारे से फ्लोर में एक उभार बना दिया, जिससे डेविड ठोकर खाकर गिर पड़ा। एजेंट्स ने उसे उठाकर वापस कुर्सी में बिठा दिया। डेविड ने परेशान होकर पूछा, प्लान? कौन सा प्लान? किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? रिचर्डसन ने उसे बड़े इत्मीनान से समझाया, डेविड, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? अहन मौके पर कार की चाबियां ना मिलना, जरूरी काम के वक्त इंटरनेट चला जाना, या अचानक कपड़ों पर कॉफी गिर जाना। तुम्हें लगता है ये सब बैड लक और इत्तेफाक है ना? हाँ, कभी कभी इत्तेफाक ही होता है, लेकिन ज्यादातर वो हम करते हैं। हम जानबूझकर तुम्हारी राह में ये छोटी मोटी रुकावटें डालते हैं, ताकि तुम उस रास्ते से भटक ना जाओ जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। तुम कब कहां जाओगे, किससे मिलोगे, ये सब पहले से प्लान है। जब भी तुम इस प्लान से भटकने लगते हो, तो हम तुम्हारी लाइफ में ऐसे छोटे मोटे एडजस्टमेंट करके तुम्हें वापस सही ट्रैक पर ले आते हैं। लेकिन आज सुबह तुम प्लान से पूरी तरह से भटक गए। प्लान के मुताबिक तुम्हें बस स्टॉप पर अपनी शर्ट पर कॉफी गिरानी थी। तुम कपड़े बदलने घर जाते, तुम्हारी बस छूट जाती और तुम ऑफिस 10 मिनट देर से पहुंचते। तब तक हम तुम्हारे दोस्त चार्ली के साथ अपना काम निपटा कर जा चुके होते। लेकिन हमारे एक आदमी की लापरवाही की वजह से तुम समय पर ऑफिस पहुंच गए और तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। डेविड ने झुंझलाकर कहा, लेकिन तुम मेरे दोस्त चार्ली के साथ कर क्या रहे थे? रिचर्डसन ने कहा, कई बार प्लान सही रखने के लिए हमें लोगों के दिमाग को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, जैसा हमने चार्ली के साथ किया। फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। बस अब वो वही सोचेगा जो प्लान के लिए जरूरी है। रिचर्डसन ने अपनी आवाज सख्त करते उसे चेतावनी दी, डेविड, आज तुमने जो देखा वो इंसानी इतिहास में बहुत कम लोगों ने देखा है, और हम चाहते हैं कि ये राज राज ही रहे। अगर तुमने कभी भी किसी को भी हमारे बारे में बताने की कोशिश की, तो हम तुम्हारा दिमाग रीसेट कर देंगे। तुम्हारी यादें, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी सब हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। तुम्हारे दोस्तों को लगेगा कि तुम पागल हो गए हो और तुम्हारी बाकी जिंदगी किसी पागल खाने में कटेगी। डेविड ने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो। रिचर्डसन ने कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात और, प्लान के मुताबिक तुम्हें आज बस मिस करनी थी जो तुमने नहीं की, और उसी गलती की वजह से तुम उस लड़की एलिस से मिले, जबकि प्लान में तुम्हारा उससे मिलना लिखा ही नहीं था। इसलिए तुम उसे भूल जाना, क्योंकि वो लड़की तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तभी रिचर्डसन के एक एजेंट ने डेविड की जेब से वॉलेट निकाला और वो पर्ची वापस खींच ली जिस पर एलिस का फोन नंबर लिखा था। रिचर्डसन ने उस पर्ची को जला दिया। इसके बाद उन्होंने डेविड को उठाकर एक दरवाजे से बाहर फेंक दिया। डेविड सीधा चार्ली के ऑफिस में गिरा। उसने उठकर दोबारा वो दरवाजा खोला, मगर अब उस दरवाजे के पीछे कोई वेयरहाउस नहीं था। डेविड ने देखा अब चार्ली और उसके ऑफिस के सारे कर्मचारी नॉर्मल थे। उनके साथ क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं था, पर डेविड को अभी केवल एलिस के लिए अफसोस हो रहा था। भले ही वो मुलाकात छोटी थी, लेकिन डेविड का दिल उसे भूलने को तैयार नहीं था।
इसी दौरान एडजस्टमेंट ब्यूरो के हेडक्वार्टर में हैरी भी मायूस बैठा था। हैरी एक नेक इंसान था। उसे डेविड के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि उसी की वजह से डेविड और एलिस मिले थे। लेकिन अब उनकी प्रेम कहानी के बीच उसे खुद दरार बनकर खड़ा होना पड़ रहा था। उधर डेविड एक बार में बैठा अपनी यादाश्त पर जोर डालकर एलिस का नंबर याद करने की कोशिश कर रहा था। तभी हैरी वहां आ पहुंचा। वो डेविड को वहां से निकालकर नदी के बीच एक बोट के पास ले गया ताकि वो खुलकर बात कर सके। हवा के शोर के बीच हैरी ने कहा, मुझे माफ करना डेविड, मैं तुम्हें एलिस से तो नहीं मिला सकता, लेकिन तुम्हारे मन में जो तूफान चल रहा है उसे शांत कर सकता हूं। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। डेविड ने सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछा, आखिर तुम लोग हो कौन और किसकी इजाजत से हम इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो? हैरी ने शांत भाव में जवाब दिया, यह सब हमारे चेयरमैन की मर्जी से हो रहा है। ये पूरी दुनिया उन्हीं के प्लान पर चल रही है। हम तो बस उनके हुक्म का पालन करने वाले मुलाजिम हैं। डेविड ने पूछा, आखिर कौन है ये चेयरमैन? हैरी बोला, वो हम सबसे ऊपर हैं। तुम इंसान शायद उन्हें कई अलग अलग नामों से बुलाते हो। डेविड तुरंत समझ गया। हैरी का इशारा ईश्वर की तरफ है। उसने हैरानी से पूछा, तो क्या तुम कोई एंजल या फरिश्ते हो? हैरी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हां, तुम्हारी दुनिया में हमें इन्हीं नामों से जाना जाता है, लेकिन असल में हम सिर्फ केस ऑफिसर्स हैं। फर्क बस इतना है कि हमारी उम्र तुम इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। डेविड ने शक भरी नजरों से पूछा, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्या तुम्हारे साथी या वो रिचर्डसन तुम्हें नहीं देख रहे? हैरी ने जवाब दिया, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं डेविड। रही बात ब्यूरो की, तो उनकी नजर जमीन पर हर जगह है, लेकिन पानी हमारी शक्तियों को ब्लॉक कर देता है। यहां बीच नदी में ना तो वो हमें देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। हैरी ने एक दोस्त की तरह उसे समझाया, डेविड, मेरी मानो तो तुम्हें एलिस को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। न्यूयॉर्क करोड़ों की आबादी वाला शहर है। बिना नंबर या पते के तुम उसे कैसे ढूंढोगे? तुम चाहे जो कर लो, रिचर्डसन तुम्हें कभी उसके पास फटकने भी नहीं देगा। लेकिन डेविड के दिल पर एलिस की छाप इतनी गहरी पड़ चुकी थी कि उसे एक पल के लिए भी भूल पाना नामुमकिन था। वक्त गुजरा और देखते ही देखते 3 साल बीत गए, लेकिन डेविड आज भी एलिस को भूल नहीं पाया था। पिछले 3 सालों से हर सुबह डेविड ठीक उसी वक्त पर उसी बस में सफर करता था, सिर्फ एक उम्मीद में कि शायद किसी दिन एलिस उसे दोबारा उस खिड़की वाली सीट पर बैठी दिख जाए। आज भी डेविड उसी उम्मीद के साथ बस में चढ़ा, लेकिन एलिस आज भी नहीं आई। मायूस होकर वो उसी विंडो सीट पर बैठ गया। बस चल पड़ी, लेकिन तभी थोड़ी दूर जाते ही डेविड की नजर सड़क पर गई और उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो एलिस थी जो भीड़ के बीच फुटपाथ से गुजर रही थी। डेविड की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने आप देखा ना ताओ बीच सड़क पर बस रुकवाई और पागलों की तरह एलिस के पीछे भागा, और आखिरकार 3 साल के लंबे इंतजार के बाद वो अपनी एलिस के सामने खड़ा था। एलिस भी उसे देखकर हैरान और खुश थी, लेकिन उसकी आंखों में शिकायत भी थी। वो नाराज थी कि इन 3 सालों में डेविड ने उसे एक बार भी कॉल या कांटेक्ट क्यों नहीं किया। डेविड उसे सच्चाई बताना चाहता था, पर उसे रिचर्डसन की वो खौफनाक धमकी याद थी कि अगर उसने एडजस्टमेंट ब्यूरो के बारे में जुबान भी खोली तो उसका दिमाग रीसेट कर दिया जाएगा। डेविड ने समझदारी से काम लिया। उसने कहा कि उस दिन उसका वॉलेट ही खो गया था, जिसमें उसने एलिस का नंबर रखा था। डेविड ने उसे बताया कि एलिस को ढूंढने के लिए उसने कितनी मेहनत की और उसका 3 सालों से इंतजार किया, तो एलिस का दिल पिघल गया। दोनों के बीच वही पुराना मजाक, वही केमिस्ट्री फिर से जाग उठी। 3 साल की दूरी जैसे एक पल में ही मिट गई। उनकी बातें आगे बढ़ी। एलिस ने बताया कि वो एक कंटेम्पररी डांसर है और दुनिया की सबसे बेस्ट डांसर बनना उसका ड्रीम है। इस पर डेविड ने कहा कि वो उसका डांस परफॉर्मेंस देखना चाहता है। एलिस ने उसे बताया कि उसकी डांस कंपनी का नाम है सीडर लेक और कल ही उसका डांस शो होने वाला है। उसने डेविड को शो में इनवाइट किया। इन्हीं बातों के बीच उधर एडजस्टमेंट ब्यूरो के हेडक्वार्टर में रिचर्डसन को जब पता चला कि डेविड और एलिस एक बार फिर मिल गए हैं, तो उसका दिमाग ही फिर गया। उसने अपने एजेंट से पूछा, ये सब कैसे हुआ? एजेंट ने कहा, डेविड 3 साल से हर रोज एक ही बस में आता जाता था। इत्तेफाक से आज एलिस उसे नजर आ गई। रिचर्डसन ने झल्ला कर कहा, पागल है क्या वो आदमी? 3 साल तक रोज एक ही रूटीन कौन फॉलो कर सकता है? हमें उन्हें किसी भी हाल में फिर से जुदा करना होगा।
उधर डेविड और एलिस एक कैफे में बैठे बात कर रहे थे, हंस रहे थे। डेविड की आंखों में अब एक सुकून था कि उसकी प्रेम कहानी मुकम्मल हो जाएगी, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रिचर्डसन और उसके साथी बाज की तरह उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। रिचर्डसन ने अपनी प्लान बुक निकाली जो द चेयरमैन द्वारा लिखी गई थी। इस किताब में हर एक इंसान की तकदीर और मंजिल का नक्शा भी था। रिचर्डसन को उस किताब में कुछ लाल निशान दिख रहे थे, जिन्हें वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहता है, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां से जिंदगी की दिशा अचानक बदलनी शुरू हो जाए। वो लाल निशान ऐसी घटनाओं को दर्शा रहे थे जिसके घटित होने पर डेविड प्लान से पूरी तरह भटक जाता। रिचर्डसन किसी भी हाल में उन घटनाओं को होने से रोकना चाहता था। उसने देखा थोड़ी ही देर में डेविड और एलिस किस करने वाले हैं। अगर वो किस हो जाती तो डेविड की तकदीर को बदलने से कोई नहीं रोक पाता। रिचर्डसन ने उसी वक्त अपनी चाल चली। उसने डेविड के दोस्त चार्ली के दिमाग को प्रभावित किया और उसे कबाब में हड्डी बनाकर वहां भेज दिया। चार्ली ने डेविड को याद दिलाया कि उसे इसी वक्त इलेक्शन के लिए स्पीच देने जाना होगा। डेविड का मूड खराब हो गया। वो एलिस से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होना चाहता था, लेकिन एलिस ने समझदारी दिखाई। उसने कहा, डेविड तुम्हें जाना चाहिए। वैसे भी मेरी डांस परफॉर्मेंस रिवर के पास पियर 17 में होने वाली है। वो जगह पास ही है, तुम स्पीच खत्म करके वहां आ जाना। डेविड के पास अब कोई चारा नहीं था, उसे जाना पड़ा। पर जाने से पहले वो एलिस के करीब आया और उसे किस करने ही वाला था, तभी रिचर्डसन ने दूर से ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे अचानक चार्ली के फोन पर एक अर्जेंट मैसेज फ्लैश हुआ कि प्रेस वाले उनका इंतजार कर रहे हैं। चार्ली डेविड को टोकते हुए वहां से ले गया। रिचर्डसन ने राहत की सांस ली। उसे डेविड और एलिस को अलग करने का एक और मौका मिल चुका था। कुछ देर बाद डेविड पोडियम पर खड़ा स्पीच दे रहा था, लेकिन उसका दिमाग और दिल दोनों रिवर के पास उस पियर 17 पर अटके हुए थे, जहां एलिस का शो होने वाला था। तभी रिचर्डसन ने अपनी अगली चाल चली। उसने दूर बैठे बैठे अपनी शक्तियों से एलिस के डांस कंपनी के लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया। अचानक प्लान बदल गया। अब रिहर्सल पियर 17 पर नहीं, बल्कि शहर के दूसरे कोने में मौजूद सीडर लेक की बिल्डिंग में होने वाली थी। इस बात से बेखबर डेविड ने जैसे तैसे अपनी स्पीच खत्म की और वहां से निकलने लगा। तभी अचानक उसने सामने की एक बिल्डिंग की खिड़की पर खड़े रिचर्डसन को देख लिया। डेविड का माथा ठनका। उसे समझ में आ गया कि उसे एलिस से दूर करने के लिए रिचर्डसन फिर कोई गंदा खेल खेल रहा है। वो पागलों की तरह भागता हुआ पियर 17 पहुंचा, लेकिन वहां सन्नाटा था। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। डेविड ने तुरंत एलिस की डांस कंपनी कैडर लेक का नंबर निकाला और कॉल मिलाई ताकि उनका पता पूछ सके। घंटी बजने ही वाली थी, तभी अचानक उसके फोन से नेटवर्क गायब हो गया। रिचर्डसन ने उसका संपर्क भी काट दिया था, लेकिन डेविड वो भी हार मानने वाला नहीं था। वो किसी से एड्रेस पूछने की कोशिश करने लगा। ये देखकर रिचर्डसन अब सीधा डेविड के सामने आ गया और बोला, दुनिया में और भी औरतें हैं डेविड, एलिस में ही क्या रखा है? मैंने साफ कहा था कि एलिस तुम्हारे लिए नहीं है। हमारा प्लान इस बारे में एकदम क्लियर है। इस बार डेविड डरा नहीं। उसने पलटकर जवाब दिया, आखिर तुम हमें अलग करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? अगर तुम्हारा प्लान इतना ही सही है तो मैं और एलिस बार बार क्यों मिल रहे हैं? क्या 3 बार मिलना महज इत्तेफाक था और मेरी फीलिंग क्या झूठी है? रिचर्डसन ने गुस्से में कहा, तुम क्या फील करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें चेयरमैन की इज्जत करना सीखना होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए जो प्लान बनाया है तुम्हें केवल उसे ही फॉलो करना होगा। लेकिन तभी डेविड ने रिचर्डसन की आंखों में झिझक देख लिया। डेविड ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम चेयरमैन के भाड़े के टट्टू हो, है ना? सच तो यह है कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम हमें अलग क्यों कर रहे हो। तुम बस आंख मूंद कर एक नौकर की तरह उनका हुक्म मान रहे हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? रिचर्डसन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसकी बोलती बंद हो गई थी। डेविड उसे छोड़कर एक भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में आ गया और वहां बैठे लोगों से एलिस की सीडर लेक कंपनी का एड्रेस मालूम कर लिया। अब वो उस एड्रेस पर जाने के लिए सड़क पर टैक्सी रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन रिचर्डसन अपनी शक्तियों से किसी भी टैक्सी को रोकने नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी रुकी। डेविड दौड़कर उसमें बैठने ही वाला था, तभी रिचर्डसन ने अपनी ताकत से उस टैक्सी का एक जोरदार एक्सीडेंट करवा दिया। डेविड को यकीन नहीं हुआ। उसे रोकने के लिए रिचर्डसन किसी की जान भी ले सकता है। उसने तुरंत इमरजेंसी को कॉल किया ताकि घायल ड्राइवर को मदद मिल सके।
बिना वक्त गवाए दूसरी टैक्सी रुकवाई। उसने ड्राइवर के हाथ में ढेर सारे पैसे थमाए और चिल्लाकर कहा, गाड़ी मत रोकना, सिग्नल तोड़ दो, बस चलते रहो। ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया और गाड़ी हवा से बात करने लगी। डेविड अब रिचर्डसन की रेंज से दूर निकल चुका था, इसलिए रिचर्डसन अब सीधे तौर पर उसका रास्ता नहीं रोक पा रहा था। हताश होकर रिचर्डसन ने उसका पीछा करने के लिए दरवाजों का इस्तेमाल करना शुरू किया। दरअसल ब्यूरो के लोगों के पास एक खास शक्ति थी, वो किसी भी दरवाजे से टेलीपोर्ट होकर कहीं भी पहुंच सकते थे। हर दरवाजा एक खास जगह पर खुलता था। रिचर्डसन दरवाजों से एक शॉर्टकट लेके डेविड का पीछा करने लगा। वो पागलों की तरह शहर भर के दरवाजों से गुजरता रहा, मगर फिर भी वो पीछे रह गया। डेविड आखिरकार सीडर लेक पहुंच ही गया। तमाम मुसीबतों और किस्मत को हराकर डेविड एक बार फिर एलिस के सामने था। रिचर्डसन हाथ मलता रह गया। वो मायूस होकर एडजस्टमेंट ब्यूरो के ऑफिस में लौट आया। उसे ऊपर के अधिकारियों का बुलावा आया था। वो पहली बार अपने दफ्तर की ऊपरी मंजिल पे पहुंचा। वहीं रिचर्डसन को अपनी नाकामी की वजह पता चली। उसके सीनियर डोनाल्डसन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि डेविड और एलिस को अलग करना इतना मुश्किल क्यों था। दरअसल प्लान के कई पुराने वर्जन्स में उन दोनों का एक साथ होना लिखा गया था। वो एक दूसरे के लिए ही बने थे, इसलिए उनके बीच इतनी गहरी केमिस्ट्री थी और कुदरत उन्हें बार बार एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। मगर कुछ सालों पहले अचानक द चेयरमैन ने प्लान बदल दिया और उनकी मंजिल अलग कर दी। एलिस की तकदीर में अब एड्रियन नाम का शख्स लिखा था। उसकी शादी एड्रियन से होनी थी। ऐसा क्यों किया गया, ये राज किसी को नहीं पता था, यहां तक कि डोनाल्डसन को भी नहीं। रिचर्डसन मायूस होकर हैरी के पास आया और उससे बताया कि डेविड का एलिस से मिलना हैरी की गलती नहीं थी, बल्कि वो पुराने प्लान का हिस्सा था। हैरी आज तक द चेयरमैन के प्लान को पत्थर की लकीर मानता आया था, पर यह सुनने के बाद उसे चेयरमैन के प्लान पर भी शक होने लगा। उधर दूसरी ओर डेविड और एलिस एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें जुदा करने के लिए एडजस्टमेंट ब्यूरो में नई साजिश रची जा रही है। एडजस्टमेंट ब्यूरो के बड़े अधिकारियों ने अब डेविड और एलिस को अलग करने के लिए थॉमसन को बुलाया। थॉमसन ब्यूरो में द हैमर के नाम से जाना जाता था, रिश्तों को तोड़ने में माहिर था। उस रात जब डेविड और एलिस अपने घर में सुकून से सो रहे थे, थॉमसन उनके बेडरूम के अंधेरे कोने में खड़ा उन्हें घूर रहा था। उसकी मौजूदगी ही बता रही थी कि आने वाला तूफान कितना भयानक होने वाला था। अगली सुबह जब एलिस की आंख खुली तो उसने देखा कि बिस्तर खाली है, डेविड वहां नहीं है। वो घबरा गई। तभी उसका फोन बजा। वो कॉल एड्रियन का था, एलिस का एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी डांस कंपनी का सीनियर। एड्रियन उससे मिलना चाहता था, शायद सुलह करना चाहता था, लेकिन एलिस ने उसे साफ मना कर दिया। वह भी फोन रख ही रही थी कि तभी डेविड किचन से 2 कप कॉफी लेकर मुस्कुराता हुआ बाहर आया। उसे सही सलामत देखकर एलिस की जान में जान आई। एलिस ने कोई राज नहीं रखा। उसने ईमानदारी से डेविड को एड्रियन के बारे में सब सच सच बता दिया। उसने कहा, डेविड, एड्रियन एक अच्छा इंसान था, लेकिन 3 साल पहले जब मैं तुमसे उस बस में मिली थी तो मुझे तुम में अपनी पूरी दुनिया नजर आने लगी थी। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने उसे छोड़ दिया था। यह सुनकर डेविड का प्यार एलिस के लिए और भी गहरा हो गया। उसने फैसला कर लिया कि अब वो एलिस को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देगा। आज डेविड को टीवी के लिए एक इंटरव्यू देने जाना था। वो एलिस को वहां भी अपने साथ ले आया। डेविड इंटरव्यू दे रहा था, वहीं एलिस अंदर एक कैबिन में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। तभी एक आदमी अंदर आया। उसने कहा, डेविड सर ने कहा है कि उन्हें इंटरव्यू के बाद एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। उन्होंने आपको घर जाने को कहा है। दरअसल उस आदमी को थॉमसन ने भेजा था। उसकी बातों में आकर एलिस वहां से चली गई। उधर डेविड जब इंटरव्यू खत्म करके बाहर आया, तभी वो आदमी डेविड को रास्ता दिखाने के बहाने एक कमरे में ले गया और उसे लॉक कर दिया। डेविड ने देखा वो फिर से उस खाली वेयरहाउस में पहुंच गया था। तभी थॉमसन वहां आया। उसने डेविड को अपना परिचय दिया, मगर डेविड अब इन सबसे तंग आ चुका था। उसने सीधे सवाल किया, क्या इंसान की मर्जी का कोई मतलब नहीं? क्या फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं होती? थॉमसन ने एक रूखी हंसी के साथ जवाब दिया, ऐसा नहीं है डेविड। हम पहले भी तुम्हें आजादी दे चुके हैं। पहली बार तब जब रोमन एम्पायर अपनी ऊंचाइयों पर था, तब हम पीछे हट गए थे। हम देखना चाहते थे कि जब तुम्हें आजाद छोड़ दिया जाए तो तुम लोग खुद से क्या करते हो। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया?
युद्ध की शुरुआत कर दी, मार काट होने लगी। पूरे 500 साल तक तुम अंधेरे और बर्बादी में डूबे रहे। इसलिए हम फिर वापस आए। हमने तुम्हें ज्ञान का भंडार दिया, साइंस सिखाया, जिससे तुम इंसान तरक्की की नई ऊंचाइयों को छूने लगे। लेकिन जब 1910 में हमने तुम्हें दोबारा आजादी दी, तुमने क्या किया? तुम वर्ल्ड वॉर्स ले आए, होलोकास्ट ले आए, धर्म के नाम पर लाखों लोगों की हत्या की। तुम लोगों ने पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर ला खड़ा किया। सच तो यह है डेविड कि तुम इंसान अपनी आजादी संभाल नहीं सकते, इसलिए दुनिया में शांति कायम रखने के लिए हम फैसले लेते हैं। तुम बस अपनी मर्जी से यह सोच सकते हो कि कौन सा टूथपेस्ट लेना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट फैसले हम लेते हैं। पर डेविड को इन बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने चिल्लाकर पूछा, मुझे इन सब से मतलब नहीं, मुझे बस ये बताओ कि तुम मुझे एलिस से दूर क्यों कर रहे हो? अब थॉमसन ने अपना असली पत्ता खोला। उसने ऐसा सच बताया जिसने डेविड को हिलाकर रख दिया। थॉमसन ने कहा, हम तुम्हें एलिस से इसलिए दूर कर रहे हैं क्योंकि प्लान के मुताबिक तुम आगे चलकर यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट बनने वाले हो। लेकिन अगर तुम एलिस के साथ रहे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। डेविड सन्न रह गया। थॉमसन ने आगे कहा, डेविड, अभी तुम्हारे अंदर एक खालीपन है, कुछ पाने की चाहत है, और यही चाहत तुम्हें प्रेसिडेंट बनाने की दिशा में ले जाएगी। लेकिन अगर एलिस तुम्हें मिल गई तो वो तुम्हारे अंदर के खालीपन को भर देगी। तुम अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो जाओगे और बस एक आम आदमी बनकर रह जाओगे। इसलिए तुम्हें प्लान के मुताबिक चलना होगा। लेकिन डेविड को पावर या प्रेसिडेंट की कुर्सी में कोई लालच नहीं था। उसने थॉमसन की आंखों में आंखें डालकर कहा, भाड़ में गया तुम्हारा प्लान। तुम्हारे इस ग्रेट प्लान में मेरे प्यार के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन दुनिया भर की तबाही, भुखमरी और जंग के लिए पूरी जगह है। तुम कहते हो कि तुम दुनिया संभालते हो, तो फिर लोग गरीब क्यों हैं? वो आज भी भूख से क्यों मरते हैं? सुनामी और भूकंप में लाखों लोग क्यों मारे जाते हैं? अगर तुम्हारे प्लान में उन गरीबों के लिए कोई रहम नहीं है तो मुझे तुम्हारा ये बड़ा मकसद नहीं चाहिए। मैं ऐसे प्लान को ठुकराता हूं। डेविड ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पास जो ताकत है इस्तेमाल कर लो, लेकिन मैं अपनी मर्जी का सौदा नहीं करूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मुझे खत्म कर दो या मुझे जाने दो। थॉमसन, जो शायद सदियों में पहली बार किसी इंसान की इतनी हिम्मत देख रहा था, कुछ पल के लिए खामोश हो गया। लेकिन फिर उसने डेविड को वहां से जाने दिया। डेविड तमाम रुकावटें पार करके एलिस के पास पहुंच गया, जहां एलिस का डांस शो चल रहा था। लेकिन थॉमसन साए की तरह वहां भी आदम था। उसने अब डेविड के इमोशन पर वार करते हुए कहा, एक बात बताना भूल गया था डेविड, अगर तुम एलिस से दूर रहे तो वो दुनिया की सबसे बेहतरीन डांसर बनेगी, लेकिन अगर तुम उसके साथ रहे तो वो सारी जिंदगी सिर्फ एक मामूली डांस टीचर बनकर रह जाएगी, और तुम भी कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगे। अब चुनाव तुम्हारा है, तुम्हें अपना प्यार चाहिए या उसकी कामयाबी। अपनी बात साबित करने के लिए थॉमसन ने दूर खड़े होकर एलिस की ओर इशारा किया, जिसके चलते परफॉर्मेंस के बीच एलिस का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़ी। उसका पैर जख्मी हो गया। डेविड फौरन उसे हॉस्पिटल ले आया। अंदर एलिस की जांच चल रही थी और बाहर डेविड मायूस बैठा था। तभी थॉमसन एक बार फिर उसके सामने आया और उसके जले पर नमक छिड़कते हुए बोला, एलिस की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो डेविड। इस बार डेविड गुस्से से पागल हो गया और थॉमसन के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मार दिया, मगर थॉमसन जरा भी गुस्सा नहीं हुआ। उसने बड़े इत्मीनान से कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है डेविड, तुम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हो। इसी पागलपन में तुम अपनी और एलिस दोनों की करियर को खत्म कर दोगे। फिलहाल तो एलिस को मामूली मोचाई है, पर आगे और क्या हो सकता है तुम सोच लो। डेविड को चेतावनी मिल चुकी थी। आखिरकार उसने अपनी जिद छोड़ दी। वो एलिस को हॉस्पिटल में ही छोड़कर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चला गया। चेयरमैन का प्लान अब बिल्कुल सही दिशा में चल रहा था। देखते ही देखते 11 महीने बीत गए। डेविड ने एलिस से दूरी बना ली और बदले में उसे वो कामयाबी मिली जिसका वादा थॉमसन ने किया। उसका पॉलिटिकल करियर आसमान छू रहा था और इस बार इलेक्शन में उसकी जीत पक्की मानी जा रही थी। लेकिन कामयाबी की इसी चकाचौंध के बीच चार्ली ने उसे अखबारों में छपी एक खबर दिखाई। एलिस अब देश की सबसे मशहूर डांसर बन चुकी थी। उसका सपना सच हो गया था। डेविड के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन तभी चार्ली ने उसे पन्ने की दूसरी खबर पढ़ाई, जिसे देख डेविड के पैरों तले जमीन खिसक गई। एलिस और उसके एक्स बॉयफ्रेंड एड्रियन का पैचअप हो गया था और दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले थे। डेविड गहरे अफसोस में डूब गया।
लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो अब एलिस की हंसती खेलती जिंदगी में दखल नहीं देगा। वो उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। वो अपनी हार मानकर बैठने ही वाला था कि तभी उसकी बदकिस्मती के बीच एक बार फिर हैरी आकर खड़ा हो गया। हैरी ने एक रात बारिश के बीच डेविड को मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि बरसात के उस शोर में ब्यूरो के लोग ना तो उसे देख सकते थे और ना ही उसकी बातें सुन सकते थे। हैरी ने डेविड के आगे थॉमसन के झूठ का पर्दाफाश किया। उसने कहा, थॉमसन ने तुमसे अधूरा सच कहा। डेविड, अगर तुम एलिस के साथ रहोगे तो उसकी कामयाबी में कोई रुकावट नहीं आएगी, बस तुम प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगे। मैं तुम्हें बस इतना बताने आया हूं कि तुम्हारे पास चॉइस है। अपनी कुर्सी छोड़कर तुम अपने प्यार को पा सकते हो। डेविड ने पूछा, तुम उन लोगों से इतने अलग क्यों हो हैरी? तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हैरी ने भावुक होकर जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें अनाथ बनाने वाला मैं ही हूं। तुम्हारे पिता और भाई की मौत होना प्लान का हिस्सा था, ताकि तुम अकेले रह जाओ, तुम्हें एक मकसद मिले और तुम आगे चलकर प्रेसिडेंट बन सको। मुझे माफ करना डेविड, मैं बस चेयरमैन के प्लान को पूरा कर रहा था। डेविड ने भारी आवाज में पूछा, और मेरी मां, उनकी मौत भी प्लान थी? हैरी ने कहा, नहीं, वो हम नहीं थे, वो महज एक इत्तेफाक था। हैरी के अंदर डेविड की जिंदगी उजाड़ने का पछतावा था। वो किसी भी तरह डेविड को एलिस से मिलाकर पश्चाताप करना चाहता था। उसने बताया कि एलिस शादी से खुश नहीं है, वो बस मजबूरी में शादी कर रही है। डेविड ने ठान लिया कि अब वो एलिस को किसी भी हाल में पाकर रहेगा। एलिस की शादी कल सुबह कोर्ट में होने वाली थी, मगर मुसीबत था थॉमसन। डेविड जानता था कि वो किसी भी हाल में एलिस तक उसे पहुंचने नहीं देगा, मगर हैरी भी अब ढाल बनकर डेविड के साथ खड़ा था। उसने डेविड को अपनी हैट दी, जिसे पहनने के बाद डेविड भी किसी भी दरवाजे से टेलीपोर्ट हो सकता था। इससे वो थॉमसन को चकमा देकर तेजी से एलिस तक पहुंच सकता था। हैरी ने उसे शहर का पूरा नक्शा दिखाया और समझाया कि कौन सा दरवाजा किस जगह खुलता है। सुबह तक डेविड पूरी तरह तैयार था। कुदरत भी उसका साथ दे रही थी। बारिश शुरू हो चुकी थी, जिस कारण थॉमसन का उसे ट्रेस करना मुश्किल था। उधर एलिस और एड्रियन भी कोर्ट पहुंच चुके थे, लेकिन एलिस को अपने फैसले पर अब भी शक हो रहा था। वो कुछ समय के लिए बाथरूम में जाकर छुप गई। दूसरी ओर डेविड भी थॉमसन को चकमा देकर दरवाजे की मदद से कोर्ट आ पहुंचा। थॉमसन के आदमी कोर्ट में भी मौजूद थे, पर डेविड उनकी टोपी से उन्हें पहचान सकता था। कोर्ट में आते ही डेविड को एलिस की एक फ्रेंड मिल गई, जिसने उसे बताया कि एलिस बाथरूम में है। आखिरकार डेविड एलिस तक पहुंच गया, पर एलिस उसे देखकर गुस्से में थी। वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। इतने में ही एक एजेंट वहां आ धमका। डेविड ने उसे घूसा मारकर बेहोश कर दिया। डेविड के पास अब कोई चारा नहीं था। एलिस को उसने सारा सच बता दिया कि एडजस्टमेंट ब्यूरो के लोग उन्हें अलग करना चाहते हैं। ये बात रिवील होते ही एडजस्टमेंट ब्यूरो में हड़कंप मच गया। थॉमसन को ब्यूरो से पूरी छूट मिल गई कि अब वो डेविड के दिमाग को रिसेट करने वाला था। उधर एलिस अब भी डेविड पर यकीन नहीं कर रही थी। अपनी बात को साबित करने के लिए डेविड उसे एक दरवाजे से बाहर ले आया। वो दरवाजा सीधा एक स्टेडियम में खुला। एलिस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। डेविड अब रुक नहीं सकता था। थॉमसन हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा था। डेविड एलिस को लेकर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में जाता रहा और आखिरकार वे लोग नदी के बीचों बीच लिबर्टी आइलैंड पर आ गए। एलिस अब बुरी तरह डर गई थी। वो रो पड़ी। डेविड ने उसे सारी बात समझाई कि कैसे एडजस्टमेंट ब्यूरो ने उन दोनों को अलग किया और अब अगर वो पकड़े गए तो उसका दिमाग रीसेट कर दिया जाएगा, सब कुछ मिटा दिया जाएगा। डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उसने ठान लिया कि अब वो सीधे द चेयरमैन से मिलेगा। अब चेयरमैन ही थे जो उसकी तकदीर बदल सकते थे। डेविड ने एलिस से कहा, एलिस, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम यहां रुक सकती हो। यहां से तुम घर चली जाना, तुम पर आगे कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम्हें मुझसे अब भी प्यार है तो बस एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा करो, मेरे साथ चलो। एलिस बेझिझक डेविड के साथ आने को तैयार हो गई। डेविड ने अब वो दरवाजा खोला। वो उन्हें सीधा एडजस्टमेंट ब्यूरो के हेडक्वार्टर में ले आया। डेविड चेयरमैन से मिलने के लिए बेतहाशा ऊपर की मंजिल की ओर भागने लगा। तमाम एजेंट्स से बचते हुए जब उसने सबसे ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोला तो भौचक्का रह गया। वहां केवल बिल्डिंग की गगनचुंबी छत थी, आगे कोई रास्ता नहीं था और ना ही वहां चेयरमैन थे। डेविड के बचने की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। अगले ही पल एजेंट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। डेविड और एलिस ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्हें लगा कि वो अब हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं। उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को बाहों में भरा, आंखें बंद की और बस किस करते रहे।
लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो वो हैरान रह गए। वहां से सारे एजेंट्स गायब हो चुके थे। उसी पल आसमान भी साफ हो गया, जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। तभी थॉमसन वहां आ पहुंचा। वह भी डेविड और एलिस के बीच दीवार बनकर खड़ा था। लेकिन उसी पल हैरी आया। उसने थॉमसन को चेयरमैन का एक संदेश दिखाया, जिसे देखकर थॉमसन बिना एक शब्द कहे वहां से चला गया। डेविड ने हैरी से पूछा, हैरी, क्या तुम चेयरमैन हो? हैरी मुस्कुराया और बोला, नहीं डेविड, लेकिन सच तो यह है कि तुम उनसे मिल चुके हो। चेयरमैन हर इंसान को अलग अलग रूप में मिलते हैं, इसलिए लोग अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते। हैरी ने उन्हें चेयरमैन का फैसला सुनाते हुए कहा, डेविड, तुमने एलिस के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और एलिस, तुमने डेविड पर आंख मूंद कर भरोसा किया। तुम दोनों की इस दीवानगी ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि चेयरमैन को भी इंस्पायर किया है। इसके बाद हैरी ने अपने हाथ में मौजूद प्लान बुक डेविड को दिखाई, जिसमें साफ दिख रहा था कि उनके आगे अब कोई प्लान नहीं है। हैरी ने कहा, तुम्हारे प्यार की जिद के आगे चेयरमैन ने अपना प्लान बदल दिया। अब तुम दोनों किसी प्लान का हिस्सा नहीं हो, तुम आजाद हो। हैरी ने डेविड से अपनी हैट वापस ले ली और इसी के साथ डेविड और एलिस एक दूसरे का हाथ थामे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़े। एक ऐसी जिंदगी जिसके फैसले अब ब्यूरो नहीं बल्कि वो खुद लेंगे। दोस्तों, ये फिल्म हमें जिंदगी की एक बड़ी हकीकत से रूबरू कराती है। जिंदगी में हम में से ज्यादातर लोग वही रास्ता चुनते हैं जो दुनिया हमारे लिए तय कर देती है। हम डरते हैं कि कहीं नया रास्ता चुन लिया तो जिंदगी बिखर ना जाए, और इसी डर में हम वही बन जाते हैं जो हालात हमें बना देते हैं। हमारे सपने धीरे धीरे बिखर कर रह जाते हैं। लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि फ्री विल यानी अपनी मर्जी, अपनी जिंदगी, अपना फैसला, ये कोई तोहफा नहीं जो ऊपर वाला हमें थाली में रख कर दे दे। इस आजादी को पाने के लिए लड़ना पड़ता है, हालातों से, समाज से और कभी कभी अपने मन से भी। और शायद ऊपर वाले का असली प्लान भी यही है। वो हमारी जिंदगी में मुश्किलें इसलिए भेजता है ताकि हम टूटे नहीं बल्कि और मजबूत बने, ताकि हम हालात से, समाज की बातों से और अपने ही डर से लड़कर अपनी असली ताकत पहचान सके। दुनिया के दिखाए रास्तों पर चलने के बजाय खुद अपनी राह बनाए। इसी खूबसूरत संदेश के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।